नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालेख। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एलओपी, और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करते हैं और विपक्ष के नेता होने के नाते ये उनका अधिकार भी है कि सरकार अगर कोई काम ठीक से नहीं कर रही है, उनकी कोई नीति अगर उन्हें लगता है कि देश के हित में नहीं है, तो सवाल उठा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो ये सवाल उठाते हैं, संसद से ज्यादा संसद के बाहर उठाते हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन के दौरान सरकार की कई नीतियों की आलोचना की, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को लेकर भी आलोचना की, टिप्पणी की, निशाना साधा। अब राहुल गांधी क्यों निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति पर, डिप्लोमेसी को लेकर? क्या मोदी की कूटनीति बेहतर है? और यही वजह है कि मोदी की कूटनीति पर निशाना साधा जाता है। तो आज दो सवाल हैं हमारे सामने जिस पर हम बात करेंगे। मोदी की कूटनीति पर निशाना क्यों साधा जाता है और क्या मोदी की कूटनीति बेहतर है? अब इन दो सवालों को जानने के लिए कुछ और सवालों के ऊपर हमें गौर करना होगा। पहला है, विदेश नीति का दृष्टिकोण क्या है? अब कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और इस वक्त एनडीए बीजेपी की सरकार के लिहाज से किया जाएगा। और 2014 से पहले किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। 2014 के बाद एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो दोनों ही सरकार के दौरान विदेश नीति का दृष्टिकोण क्या रहा? दूसरा सवाल हमारा होगा, किस देश के साथ कैसे रिश्ते हैं? ये सवाल भी जानना जरूरी है। पड़ोसी के साथ संबंध कैसे हैं? पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? और आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जो भी रिश्ते बनते हैं उसके पीछे एक महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब पैसा आएगा, समृद्ध होंगे, तभी आपकी ताकत बनेगी। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप होती है वो भी शामिल होता है कूटनीति में। तो ये वो सवाल है जिस पर हम आज जवाब लेंगे, तो साफ हो जाएगा जो हमारा मुख्य सवाल है कि मोदी की कूटनीति पर क्यों निशाना साधा जाता है और क्या मोदी की कूटनीति बेहतर है। जाहिर सी बात है कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपी की सरकार के दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने पदभार संभाला बतौर प्रधानमंत्री, अब भी वही हैं। अब मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो उनकी विदेश नीति का दृष्टिकोण क्या रहा, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस की या यूपीए सरकार की जो नीति थी, विदेश नीति, उसका दृष्टिकोण क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया गया था। तीन मुख्य विषय रहे जिस पर जोर दिया गया। जाहिर सी बात है कि आर्थिक विकास, इकोनॉमी को बढ़ाना था, इसलिए दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते आपको बनाने हैं उसमें बिजनेस बहुत, कॉमर्स बहुत अहम मायने रखता है। ग्लोबलाइजेशन जब करना है तो अपना मार्केट भी खोलना पड़ता है। दूसरे देशों के साथ संबंध जब करेंगे तो चाहेंगे कि एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने इन सभी को कायम रखा, विदेश नीति को कायम रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने मल्टी अलाइनमेंट, एक और इसमें अपना दृष्टिकोण जोड़ा। सक्रिय कूटनीति यानी कि रेगुलर एंगेजमेंट। ऐसा नहीं कि आपने एक देश के साथ अपना एंगेजमेंट किया, किसी देश में आप गए, किसी नेता से मिले, तो उसके बाद फिर 2-3 साल में मिले ही नहीं, बात ही नहीं की। तो उन्होंने सक्रिय कूटनीति की, लगातार एंगेज रहे, चाहे वो फिजिकली मिले हों या फिर फोन पर बात की, संपर्क रहा। भारत को वैश्विक शक्ति बनाने पर जोर दिया, यानी कि ग्लोबल पावर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीन महत्वपूर्ण पिलर्स थे यूपीए सरकार के, कांग्रेस के, मनमोहन सिंह के, उसको प्रधानमंत्री मोदी कहां तक लेके गए? मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि एक देश नहीं, एक साथ कई देशों के साथ आपके रिश्तों को आगे बढ़ाना। तो ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जो एक दृष्टिकोण है कूटनीति का, उसमें कितना बदलाव आया। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीन और पिलर्स जोड़ दिए, तीन और आयाम जोड़ दिए जो यूपीए सरकार की ओर से चले आ रही थी भारत के हित को देखते हुए। अब आते हैं दूसरा सवाल आया
किस देश के साथ किस तरह के रिश्ते हैं, किस किस देश के साथ। तो हमने कुछ अहम देशों के चयन किए हैं। कौन कौन से देश है, जैसे कि सबसे पहले अमेरिका, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत बड़ी है, 26 ट्रिलियन की करीब इकोनॉमी है। तो अमेरिका के साथ किस तरह के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री के आने के बाद, यानी मोदी के आने के बाद किस तरह के रहे। तो मनमोहन सिंह के दौर में क्या रहा, किस तरह से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रहे। भारत और अमेरिका के बीच एक प्रमुख डील हुई थी, वो परमाणु समझौता हुआ था, यानी कि सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था। वो 2005-2008 में एक सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, कामयाबी इस सरकार की रही थी, यूपीए सरकार या फिर मनमोहन सिंह की रही थी। और इस दौरान, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जो गठबंधन की एक पार्टी थी, वो है लेफ्ट पार्टियां, वो इससे काफी नाराज हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी हित को ध्यान में रखते हुए देश के मनमोहन सिंह ने इस करार को किया था। और जो रणनीतिक साझेदारी थी, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में भी मनमोहन सरकार ने अमेरिका के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ाया था। और कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर की स्थिति थी, यानी शीतकालीन युद्ध का जो दौर था, वहां से निकलते हुए अमेरिका के साथ पहली बार भारत के बहुत ही क्लोज, बहुत ही करीबी संबंध बनना शुरू हुए थे। तो एक बहुत अहम कदम था और इसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार को श्रेय देना चाहिए। अब बात आती है 2014 की। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, तब क्या हुआ। उससे पहले तो इतनी बार कहा गया कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी को वीज़ा तक नहीं मिल रहा था अमेरिका का, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, तो वहाँ पर बहुत एक बड़े बदलाव देखे गए। अब ये जो रिश्ता जहाँ पर पहुँचा था 2014 में, उसको किस तरह से, क्या नीचे ले गए अमेरिका के साथ या ऊपर ले गए। संबंधों में रक्षा यानी डिफेंस के क्षेत्र में और ज्यादा गहरी, हम कह सकते हैं, दोस्ती बढ़ी। अब गहरी इतनी दोस्ती बढ़ी कि कई सारे डिफेंस के क्षेत्र में करार किए गए, जिसके तहत भारत अमेरिका के और अमेरिका भारत के कई सारे सैन्य जो इंस्टॉलेशन है, चाहे पोर्ट है, जैसे कि अमेरिकन नेवी है, तो भारत के पोर्ट्स में आकर उसका इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो या फिर आपको रिसप्लाई करनी हो। उसी तरह से भारत भी अमेरिका के ही जो पोर्ट्स अगर कहीं पर है, उसको ज़रूरत है भारत की नेवी को, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ साझेदारी को बढ़ाया गया, एक्सरसाइजेस जो होते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस, उसे बढ़ाया गया। यहाँ तक कि अब तो जॉइंट डेवलपमेंट की बात भी आ रही कि हथियारों का भी जॉइंट डेवलपमेंट किया जाएगा। तो बहुत सारा एक बड़ा आयाम है रक्षा के क्षेत्र में, जो भारत और अमेरिका के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ले जाया गया। डिफेंस सिर्फ खरीदना या बेचना नहीं है। तकनीक के क्षेत्र में, अब तकनीक का क्षेत्र आया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चिप्स, जी हाँ, सेमीकंडक्टर, उसके अलावा क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। ये जो सारे क्षेत्र हैं, इस पर भी भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा बढ़ाया है। और आज के वक्त में सेमीकंडक्टर्स के यूनिट्स भारत में लग गए हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये भी अमेरिका के साथ भारत ने एक अहम करार करके भारत की जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसे और आगे लेकर गया है। क्वाड एक बहुत अहम साझेदारी है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मकसद है कि इस रीजन में, इस एरिया में चीन का जो दबदबा है, उसको रोका जाए, उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि उसका असर पूरे इस इलाके में मौजूद देशों के ऊपर पड़ रहा है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक का विस्तारित किया जाना, यानी कि इंडो पैसिफिक का जो दायरा है, उसको बढ़ाया गया है, उसमें और देशों को लाने की कोशिश हो रही है। तो अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते ये तैयार हुए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा है। तो आप देखिए कि कहाँ शुरुआत हुई थी और कहाँ इसको लेकर जाया गया है। जैसे कि स्पेस, मत बोलिए, स्पेस के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि भारत मिलकर, दोनों मिलकर ज्वाइंट स्पेस रिसर्च में जाएंगे, एक्सप्लोरेशन में भी जाएंगे, यानी कि इसरो और नासा साथ में काम करेंगे। उसके बाद आता है नंबर चीन का। अब चीन क्योंकि भारत का पड़ोसी भी है और साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करीब 15 से 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब चीन के साथ कैसे रिश्ते रहे। 2014 से पहले मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार
आर्थिक सहयोग और सीमा विवाद को साथ साथ संभालने की कोशिश हुई, यानी कि व्यापार भी कर रहे हैं और उस वक्त भी जो चीनी सेना होती थी भारत के हिस्से में घुसने की कोशिश करती थी, तो उसको किसी तरह से मैनेज किया जा रहा था। जो रुख था ये था कि बातचीत के जरिए जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया उसके हिसाब से ये सब चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। अब ये चलता रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी आए, यानी 2014 में जब उन्होंने संभाला, उसके बाद उन्होंने चीन के साथ जो अपने रिश्ते हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। शी जिनपिंग आए, गुजरात में उनको लाया गया, होम स्टेट था प्रधानमंत्री मोदी का, और साबरमती के किनारे दोनों नेता बैठे, बात की, और ऐसा लगा कि शायद ऐसा वक्त आ गया कि जब दोनों देश अपनी जो मतभेद है उसको भुलाकर, सीमा विवाद को भुलाकर आगे बढ़ेंगे और एक दोस्ताना माहौल बनने जा रहा है। हालांकि 2017 में डोकलाम हो गया, जहां पर कोशिश की एक ट्राई जंक्शन है, सिक्किम, भूटान और भारत का एक यहाँ पर एक सीमा है जिसमें चीन का भी एक हिस्सा मिलता है, तो एक ट्राई जंक्शन आता है। तो यहाँ पर डोकलाम में चीनी सेना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, भारत ने उसका विरोध किया था और एक लंबा स्टैंड ऑफ चला 2017 में। उसके बाद फिर 2020 में गलवान हो गया लद्दाख में, और ये जो स्टैंड ऑफ चला ये लगभग 5 साल तक चलता रहा। और इस दौरान भारत ने जो अपनी नीति है, और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर अपनी नीति को क्या बनाया, कठोर नीति, यानी कि चीन को चीन के ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा पर और ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा और ज्यादा इस पर खर्च किया जाएगा, और उसी का नतीजा रहा कि 5 साल के अंदर चीन के साथ लगी सीमा यानी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो या फिर उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख का जो पूरा इलाका है, इस इलाके में रोड्स बनाए गए, ब्रिजेस बनाए गए, टनल्स बनाए गए, और यहाँ पर सेना को बहुत मजबूत किया गया। बिल्कुल जिस तरह से चीन ने अपने यहाँ पर सैनिकों को तैनात किया है, जितने आधुनिक हथियारों के साथ, भारत ने भी वही किया। यहाँ तक कि नए जो एयरपोर्ट्स लद्दाख में थे, जो एयरफील्ड्स थे, एयर बेसिस थे, उसको भी और बेहतर बनाया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही उनको और बेहतर तैयार किया गया, डेवलप किया गया। तो ये था भारत का जवाब चीन के प्रति। उसके अलावा इंडो पैसिफिक पर भारत ने जोर दिया, जैसा मैंने बताया था क्वाड। तो क्वाड भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं गुट था जो चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने जिसमें और ज्यादा एंगेज किया, और ये प्रधानमंत्री मोदी की नीति थी। तो चीन के साथ नीति में आपने बदलाव देखा कि भारत ने किस तरह से 2014 के बाद अपने स्टैंड को बदला, और यहाँ तक कि चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कई सारे बिजनेस को रोका गया, खास तौर पे जैसे टेलीकॉम का क्षेत्र है, टेलीकॉम के क्षेत्र में देखा गया 4G, 5G, 6G, ये जो टेलीकम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, इसमें भारत ने चीनी कंपनियों को रोक दिया, नहीं आने दिया, क्योंकि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर खतरा पैदा हो सकता था। तो एक बड़ा संदेश था चीन के लिए, और साथ ही साथ चीन के कई सारे ऐप्स को भी बैन कर देगा, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। तो इसी तरह से भारत ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ एक हार्ड स्टैंड लिया, साथ ही साथ डिटरेंस दिखाया, और काफ़ी लिमिटेड एंगेजमेंट्स किए, या कह सकते हैं कि सिलेक्टिव एंगेजमेंट रहा। जहां जरूरत है मिले, जहां जरूरत है बात की, जहां जरूरत है नहीं मिले। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति चीन के प्रति रही, सिलेक्टिव एंगेजमेंट। अब रूस से बात करते हैं, जो भारत का अहम साझेदार भी है और दशकों पुराना दोस्त है। अब जाहिर सी बात है कि रूस के साथ जो रिश्ते रहे हैं, रूस प्रमुख रक्षा हमारा सहयोगी रहा है, रणनीतिक साझेदार भी रहा, और मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान और कांग्रेस की सरकार के दौरान उसको मेंटेन रखा गया, रूस के साथ एंगेजमेंट को मेंटेन रखा गया। 2014 के बाद फिर क्या हुआ? रूस तो पहले से हमारा दोस्त है, और क्या हो सकता है? तो रूस के साथ संबंध तो बरकरार रखे गए जो 2014 से पहले थे, लेकिन साथ ही मल्टी अलाइनमेंट किया गया, यानी कि रूस के साथ आपने अपने रिश्तों को तो बरकरार रखा, उसमें आगे भी बढ़े, लेकिन साथ ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जो और भी यूरोपीय देश, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ भी भारत ने अपने रिश्तों को और बढ़ाया, मजबूत किया। फ्रांस के साथ भी डिफेंस डील्स किए गए, अमेरिका के साथ डिफेंस डील किए गए, लेकिन साथ ही रूस के साथ भी अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप को बना के रखा गया। तो ये मल्टी अलाइनमेंट, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी खूबी रही कि किस तरह से उन्होंने मल्टी अलाइनमेंट को बना के रखा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल दौर में रहा। अब देखिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे
2014 से पहले तक, तब तक दुनिया इतना पोलराइज नहीं था, रूस को लेकर भी इतना पोलराइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब मोदी आए तब तक हालात बहुत बदल चुके थे। अब जिस तरह से यूक्रेन वॉर को तो आप भूल नहीं सकते ना, जो आज भी जारी है। 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, उस दौरान सोचिए रूस के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखना, मजबूत बनाना, साथ ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाकी जो मुल्क हैं उनके साथ भी आपने अपने रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि ये सभी रूस के खिलाफ थे। तो एक तरफ वो देश जो रूस के खिलाफ है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के रिश्तों को बेहतर बनाया, आगे लेकर गए और रूस को भी साथ लेकर चले। तो ये जो मल्टी अलाइनमेंट जो था, ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, एक खूबी है, खासियत है। अब पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहे, मनमोहन सिंह के दौर में, उसके बाद मोदी के दौर में। अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सभी देशों के साथ रिश्तों को बेहतर किया गया। पाकिस्तान के साथ भी कोशिश हुई, लेकिन जिस तरह से मुंबई अटैक हुआ उसके बाद बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से रिश्तों को बेहतर किया जाए। लेकिन अमन की आशा जैसे चीज़ों को तो चलाया गया, कोशिश हुई। और साथ ही बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर ट्रीटी हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रीटी जो की गई थी बांग्लादेश के साथ वो 2015 में की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला। 2015 में लैंड बॉर्डर ट्रीटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त बातचीत चल रही थी, बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही थी। भारत तैयार नहीं हो रहा था कि हमें इतनी ज़मीन देनी है, उधर बांग्लादेश नहीं तैयार हो रहा था कि हम इतनी ज़मीन या गांव आपको दे देंगे। तो डेडलॉक बना हुआ था। जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शायद ये हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाते हुए शेख हसीना के साथ बातचीत की और भारत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इस डील को किया। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा। तो इसका श्रेय जाता है, जैसे पहले सरकारों ने अगर बातचीत शुरू की थी, लेकिन इसको पूरा करना, फाइनल कर देना, ये श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, प्रधानमंत्री मोदी ने आके सबसे पहले क्या किया था, 2014 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए सभी देशों को बुलाया, नेपाल के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, बांग्लादेश के, भूटान के, मालदीव्स के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के, तो सभी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके सभी देशों के जो सर्वोच्च नेताओं को बुलाकर ये बता दिया कि भारत की जो कोशिश है कि जो भारत की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो पड़ोसी हैं और कभी भी किसी भी हालात में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद के लिए तैयार रहता है। अब भारत ने करके भी दिखाया, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट असिस्टेंस हो, हर जगह पे दिया गया। नेपाल को चाहे जोड़ना हो, अब नेपाल के साथ सीधे रेल से जोड़ दिया गया है, बांग्लादेश के साथ रेल के साथ जोड़ने के लिए काम हुआ, बिजली देना, तेल देना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम हैं जो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में किया गया था, उसके बाद मालदीव्स में किया गया, श्रीलंका को मदद दी गई है। तो ये तमाम जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, उसको जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी, जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ दिया बल्कि ज़मीन पर किया, करके दिखाया। और यही वजह 2020 में जब कोविड का दौर आया था, उस दौरान भारत ने अपने सभी पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन पहुंचाई थी। ना सिर्फ भारत बल्कि 100 से ज़्यादा तो पूरे दुनिया में लोगों को पहुंचाई थी। ये भी भारत की कूटनीति का और प्रधानमंत्री मोदी का जो कूटनीति रहा है या डिप्लोमेसी रही है, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, एक खासियत रही है, जो आने वाले वक्त में हमेशा इसको देखा जाएगा, जिसे कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। अब आर्थिक कूटनीति की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सारी कूटनीति हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, इसकी वजह क्या है? एक तो है कि संबंधों को बेहतर बनाए रखना, लेकिन साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी को भी तो ग्रो करना है, ताकि आपको बाजार मिले और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मिले। ये दोनों तरफ से होता है। और ज़्यादातर जो डिप्लोमेसी होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो पिलर है या ज़रूरी चीज़ है, वो है आर्थिक कूटनीति। अब इसमें जीडीपी को लेकर बात करते हैं तो भारत की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन की रही 2014 में। अब 2014 के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, ये लगभग $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो जीडीपी में तो उछाल आया और बड़ा उछाल आया, लगभग डबल, ये डबल हो गया 2024 के आते आते। साथ ही ये हुआ किस लिए, वो भी हम आके बताते हैं। एक तो होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक आप साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट भी बुलाते हैं।
तो एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ एफडीआई भी तो बढ़ी। 2021-22 में एफडीआई देखिए, जो आंकड़ा है वो है 84.84 बिलियन डॉलर्स का है। 84.84 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई भारत में आया। अब 2014 से पहले कितना रहा था? करीब 36 बिलियन डॉलर्स का रहा। तो 2014 से पहले अगर 36 बिलियन डॉलर था एफडीआई, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद जो इतनी कूटनीति हुई, इतनी डिप्लोमेसी हुई, जिसको लेकर इतनी आलोचना की गई, उसके बावजूद भारत में देखिए जो एफडीआई है वो 84.84 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। तो आप जंप देखिए। तो ये होती है कूटनीति, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये देखा जाता है ना कि आपने किसी देश में गए, किसी नेता के साथ मुलाकात की, तो उसके बाद वापस आपको क्या मिला। रिश्ते अच्छे होते हैं, सारी तमाम चीज़ें होती है, लेकिन पैसा, बिजनेस मायने रखता है। तो ये डिफरेंस है, ये 2014 से 36 बिलियन डॉलर्स 2014 और 2021-22 में 84.84 बिलियन डॉलर्स। अब बात आती है एफडीआई की। तो एफडीआई आईटी सर्विसेज लेड ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया गया था मनमोहन सिंह की ओर से, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट की ओर से, कि हम एफडीआई लाएंगे, आईटी सर्विस, ये तमाम, और वैश्वीकरण हम करेंगे। तो इस पर जोर देके कूटनीति की गई थी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? एफडीआई के साथ साथ मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया कि सिर्फ एफडीआई तो है, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, लेकिन साथ ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो। हम आपसे कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आप यहाँ पर आके प्लांट लगाइए, यहाँ पर आके उसको मैन्युफैक्चर कीजिए, और फिर हमको बेचना है तो हमको बेचिए, लेकिन यहाँ आके कीजिए। तो एक बहुत बड़ा कदम था मेक इन इंडिया, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी दीजिए। और यही वजह कि आज के वक्त में भारत मोबाइल, जो स्मार्टफोन बनाए जाते हैं, उसका एक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसी के तहत जोर दिया गया कि भारत में आइए, यहाँ पर लगाइए अपनी फैक्ट्री, यहाँ पर भारत में भी बेचिए और दुनिया को भी आप बेचिए। और इस सेक्टर में एक बड़ा ज़बरदस्त उछाल आया है, जिसका असर भारत के एक्सपोर्ट में भी पड़ा है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, ये भी एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा रहा है। 2020 में कोविड के बाद जिस तरह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया और चीन ने सामान भेजना बंद कर दिया, पूरे दुनिया में क्राइसिस पैदा हो गई। और ठीक तब से ये कोशिश होने लगी कि आखिरकार कैसे सप्लाई चेन का ऑल्टरनेटिव लाया जाए। और वही वक्त था जब भारत ने ये बताया और प्रधानमंत्री मोदी ये नीति लेकर आए, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और सप्लाई चेन के लिए भारत को जोड़ना, ताकि भारत के जरिए पूरी दुनिया को सप्लाई हो सके। और कभी अगर इस तरह के आपातकालीन हालात बनते हैं तो भारत दुनिया के साथ खड़ा रहेगा और दुनिया को देगा, सामान देगा जो चाहिए, जो भारत ने कोविड के दौरान करके दिखाया। जहां पर जैसी जरूरत पड़ी, भारत ने वो मदद पहुंचाई, चाहे वो वैक्सीन हो या कोई भी दूसरा सामान हो। और ये प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा। अब बात करते हैं निर्यात की। तो पहले मनमोहन सरकार के दौरान, कांग्रेस सरकार के दौरान आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी। और मोदी ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सर्विसेज के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट पर जोर दिया, जो इससे पहले नहीं हो रहा था। पहले हम क्या कहते थे? सर्विसेज। आप सर्विसेज में आईटी सेक्टर भी आती है, जिसमें आप लोगों को भेजते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स देते हैं। सर्विस सेक्टर को ज़्यादा जोर मिलता था, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ दिया गया। चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो आप इंजीनियरिंग पार्ट्स हो, बहुत सारी चीज़ें हो, केमिकल्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़े। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे आगे और दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें डिफेंस किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, ये कोई सोचता नहीं था 2014 से पहले। 2014 से पहले ये माना जाता था कि भारत तो वो देश है जो खरीदता है, हथियार खरीदता है, बेचता नहीं है। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस आया, 2013-14 कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार, डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितना है? 686 करोड़। 2024-25 प्रधानमंत्री मोदी
23,622 करोड़ एक्सपोर्ट किया गया है, डिफेंस एक्सपोर्टर, जिसको आगे और ले जाना है। और मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, यानी कि भारत के अंदर ही करीब 1 लाख करोड़ तक का उसको सोचिए मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, भारत जो वहाँ पर डिफेंस सेक्टर में कर रहा है। अब डिफेंस सेक्टर को खोल दिया गया है, जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्पेस के क्षेत्रों को खोला गया है, जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। साथ ही साथ दुनिया के लिए इंश्योरेंस सेक्टर भी खोला गया है। तो डिफेंस और एरोस्पेस, ये दो जो बहुत अहम क्रिटिकल क्षेत्र थे, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के आने से क्या हुआ कि भारत में ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं, भारत को भी दे रही हैं क्योंकि भारत खरीद रहा है उनसे, और दूसरा दुनिया को भी बेचा जा रहा है। तो एक जो इकोसिस्टम है वो बदला है। तो ये होता है आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो आपकी नीतियों पर डिपेंड करता है। तो अब जो हमने सवाल पूछे थे, एक बार वापस लौटते हैं। तो एक सवाल ये था, क्या मोदी की कूटनीति बेहतर है? तो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया उस लिहाज से बेहतर है, क्योंकि जो भी काम मनमोहन सिंह सरकार ने किया था उसको प्रधानमंत्री मोदी आगे ही लेकर गए हैं। उन देशों के साथ रिश्ते बेहतर ही हुए हैं। और दूसरी बात है कि मोदी की कूटनीति पर निशाना क्यों साधा जाता है, तो आपने खुद देखा, क्योंकि मोदी की कूटनीति बेहतर है। और विपक्ष होने के नाते ये जाहिर सी बात है कि जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी निशाना साधेंगे। लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है, ये है कि गले मिलना कोई नई चीज़ नहीं है। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, ओबामा पूर्व राष्ट्रपति, गले तो सब मिलते हैं, बस थोड़ा गले मिलने का अंदाज बदल जाता है। लेकिन जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच, वो किस आयाम पे पहुंचे हैं, नेता बदल जाए भले, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे हैं, वो कितने आगे बढ़े हैं, उसका फायदा भारत को कितना मिल रहा है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीति है, क्या वो वाकई में बेहतर है? ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा।